फाइन स्टूडेंट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 32, इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इस क्लास में क्या कवर करने जा रहे हैं? सूरत स्प्लिट। बट उससे पहले बहुत कुछ कवर हुआ है क्लासेस में, है ना। नेशनलिज्म क्या होता है, वी हैव सीन। मॉडरेट नेशनलिज्म क्या होता है, वो भी कर चुके हैं। मिलिटेंट नेशनलिज्म मॉडरेट नेशनलिज्म से कैसे अलग है, तो वो भी जान चुके हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ, उसे पहले ही उसको लेके एजिटेशन हो रहा था। 1903 to 1905 एजिटेशन हुआ था, बट उसके बाद भी ब्रिटिश नहीं सुधरा। उसके बाद भी ब्रिटिश ने क्या किया, फाइनली पार्टीशन ऑफ बंगाल कर ही दिया। समझ गए? हाँ, स्वदेशी मूवमेंट चला दी हम लोग। आई स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट भले ही मॉडरेट्स ने किया, मगर इसको जो कैरी किया है वो कौन है? मिलिटेंट लोग सब, यानी कि ये क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रीमिस्ट लोग सब, जैसे बीजी तिलक हो गए, अरविंदो घोष सब हो गए। समझ गए स्टूडेंट? तो इसमें देखेंगे हम लोग कि उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेशन हुआ है सूरत में, एक तो सूरत में होने वाला नहीं था वो सेशन नागपुर में होने वाला था, मगर वो सेशन सूरत में करवाया गया। तो बहुत कुछ घटना हुआ इसमें, और उसमें तुमको क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। समझ गए? तो देखो यहाँ पे ये इंटायर सिलेबस 1885 टू 1915, इसके बीच में हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट। आगे चले जाओ। हाँ, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अच्छा, मॉडरेट नेशनलिज्म और एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है? हम जानते हैं कि ये इसमें कुछ लीडर और है, इसमें लीडर दूसरा कोई है। ठीक है, जैसे शुरुआत के जो फर्स्ट जनरेशन वाले जो लीडर्स हुए थे कांग्रेस के, वो सब मॉडरेट्स थे। दादा भाई नौरोजी हो गए, है ना, बनर्जी होंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो होंगे, शुरुआत के जितने भी थे वो सब क्या थे? हाँ, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले होंगे जो पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के, वो सब इंपॉर्टेंट मॉडरेट्स लीडर हैं। जब मैं इंपॉर्टेंट मिलिटेंट लीडर्स यानी कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर का बात करूँ तो बीजी तिलक से ही शुरू हुआ था एक्सट्रीमिज्म कॉन्सेप्ट। उसका देखो लाला लाजपत राय, वो भी हुए, अरविंदो घोष। इधर देखो क्या एटीट्यूड था मॉडरेट्स का ब्रिटिश की तरफ, तो ये भी जानते, ब्रिटिश को पॉलिटिकल गुरु मानते थे मॉडरेट्स, है ना। वेस्टर्न एजुकेशन से अपना पावर डिराइव करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा पसंद आता था। इन लोगों को लगता था कि जो इंग्लिश आया वो अपना प्रोविडेंशियल मिशन से आया है, यहाँ पे कुछ नोबल कॉज के लिए आया है, स्पिरिचुअल कॉज के लिए आया है, यहाँ पे भला करना चाहता है। पर तुम लोगों को लगता है कि एक्सट्रीमिज्म ऐसा सोचता था, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म? बिल्कुल नहीं, ठीक, इसका अपोजिट था वो। समझ गए ना? हाँ, मॉडरेट्स का क्या एटीट्यूड रहा मासेस को लेकर, तो मॉडरेट्स कभी मासेस में बिलीव नहीं करता था। इन लोगों को लगता था कि मासेस अभी उतना रिप नहीं हुआ है, उतना तेज नहीं हुआ, सब अनएजुकेटेड लोग सब है, सोसाइटी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, अभी मासेस को जोड़ना सही नहीं होगा। बट जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो कहते थे नो, यदि मूवमेंट को आगे ले जाना है तो मासेस चाहिए। और ये अलग बात है कि मासेस उतना भी वो नहीं जुटा पाए जितना वो चाह रहा था, क्योंकि उनका भी जो संघर्ष है, एजिटेशन है, वो टाउन और सिटीज़ तक ही था, बट उसमें अनडाउटली लोग तो जुड़े हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी देखो, ट्रिपल पी था ना स्ट्रैटेजी। हाँ, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। मगर प्रोटेस्ट क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रोटेस्ट। बट इसमें क्या था? इसमें हाँ, नॉन वायलेंस। इसमें क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, पैसिव रेजिस्टेंस, कि ऑर्गेनाइज तरीके सब कुछ चीज़ छोड़ देना और अपना ही स्वदेशी वाला चीज़ होना। इंडस्ट्री भी खड़ा कर दी हम लोग, एजुकेशन खड़ा कर दी, स्कूल्स, कॉलेज, सब कुछ अपना। तो ये तो क्लियर आपको आइडियोलॉजी में, स्ट्रैटेजी में, नियत में, हर एक चीज़ में डिफरेंस नज़र आएगा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। समझ गए ना? आगे देखो, तो यही सब चीज़ें पढ़े हैं अभी तक। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसका देखो जैसे ही बोल दिया गया, कमिश्नर ने सबसे पहले दिया था रिकमेंडेशन, है ना, विलियम समथिंग करके, तो उन्होंने दिया रिकमेंडेशन। उसका देखो जैसे ही पता चला लोगों को तो शुरू कर दिए हम लोग एंटी पार्टीशन मूवमेंट। उसका देखो जब पार्टीशन किया गया अक्टूबर में, तो उसका पीपल का जो रिस्पांस था, डे ऑफ मॉर्निंग था, वो शोक दिवस था सबके लिए। रक्षाबंधन पर्व चला उस दिन, नहीं राखी बांधा गया, कोई बात नहीं है, सब भाई रहेंगे हम लोग। समझे? हाँ, लीडर्स के बीच में जो डिसेंशन था, डिफरेंसेस था, वही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो क्या किया जाए? स्वदेशी को बाहर भी ले जाए क्या? अच्छा, तो मॉडरेट्स बोलता था कि स्वदेशी तक ही रखो बात को, तो बोलते नो नो, स्वदेशी से ऊपर जाएगा बात, अपना इंडस्ट्री होगा। पैसिव रेजिस्टेंस तक बात है, ये कोर्ट वोट छोड़ देंगे, ब्रिटिश का नहीं लेंगे, सब छोड़ देंगे। तो दोनों के बीच में वो
उसका कैसे मूवमेंट को एक्सट्रीमिस्ट आगे बढ़ाया है, कैसे नए तरीके से सिस्टम में ऐड किया है, टेक्निक ऐड किया है, पैसिव रेजिस्टेंस, ये नया चीज़ ऐड हुआ है भारत में जो गांधी जी बाद में जाके यूज़ करते हैं। करेक्ट, मास पार्टिसिपेशन हुआ, कहीं ना कहीं तो पहली बार बहुत बड़ा मास पार्टिसिपेशन हुआ, वंदे मातरम स्पॉन्टेनियसली लोग आ रहे हैं, समझे। हाँ, उसके बावजूद भी मूवमेंट फिजल आउट हो गया, रीजन जानते हो, क्योंकि वही कैरेट और स्टिक पॉलिसी ब्रिटिश का। उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिए एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, सब चले गए, अरविंदो वो सब चले गए, समझ गए। और भी बहुत सारे रीजन जो कि पिछले क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो डिसेंशन देखो यहाँ पे अमंग द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल जब आप सूरत स्प्लिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेन चीज़ तो यही पढ़ना होगा कि बीच में क्या डिफरेंस था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, तभी तो सूरत में इतना बड़ा स्प्लिट हो गया। सूरत में कॉन्फ्रेंस होना था, कॉन्फ्रेंस हुआ भी, मैं स्प्लिट हो गया, मॉडरेट्स अलग एक्सट्रीमिस्ट अलग। तो एक तो मॉडरेट देखो, मॉडरेट ट्रिपल पी करते रह गया, मगर क्या मिला उसको, 1892 का जो भी इंडियन काउंसिल बना, रिफॉर्म्स आया, उसमें कितना कम दिया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। एक तो आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, दोनों के बीच में आइडियोलॉजी अलग है, स्ट्रेटजी अलग है, कैट और स्टिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, एंड दोनों में ही हार्ड लाइनर्स लोग प्रेजेंट थे। हार्ड लाइनर यानी कि ये भी नहीं झुकने के लिए तैयार है, ये भी नहीं झुकने के लिए तैयार है। जब ऐसा आ जाए समझ, जब तुम अड़ जाओगे कि नहीं यही होगा, तो जाहिर सी बात है लड़ाई तो होगा ही होगा। ये दोनों ग्रुप में आ गया, दोनों ग्रुप में जो बड़े बड़े लोग सब बोले ना हम आपका बात नहीं मानेंगे, वो भी बोला हम आपका बात नहीं मानेंगे, तो फिर टूटना ही। दैट्स कॉल्ड हार्ड लाइनर्स। यहाँ पे देखो विद्यार्थी, तो मॉडरेट का क्या फेलियर है यहाँ पे समझो। मॉडरेट ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश राज नहीं समझ पाया। अच्छे से मॉडल खोल के बैठो बच्चे लोग, सही मॉडल खोल के बैठो वहाँ पे कि फेलियर ऑफ मॉडरेट्स, यानी कि मॉडरेट्स लीडर ठीक से नहीं समझ पाया ब्रिटिश राज का जो नेचर है, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि ब्रिटिश राज क्या है, भलाई के लिए, ब्लेसिंग है, ऐसा कुछ नहीं। मॉडरेट ने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया मासेस को नेशनल स्ट्रगल के लिए जोड़ने के लिए, नेशनल स्ट्रगल में मासेस जुड़े ऐसा कभी प्रयास भी नहीं किया। टाउन्स और सिटीज़ तक ही बात सीमित था, जोग्राफिकल बहुत कम लिमिट था उसका, है ना। नेशनल मूवमेंट यहाँ पे केवल कॉन्फ्रेंस हॉल और डिस्कशन चैम्बर तक ही सीमित था, स्ट्रीट पे पहुँचे ही नहीं लोग। स्ट्रीट पे यदि कोई पहुँचा है तो एक्सट्रीमिस्ट फेज में पहुँचा है, समझे। मॉडरेट्स लीडर इतने नरम थे, इतने पैसिफिस्ट थे कि वो कारगरी साबित नहीं हुए, और लॉलीपॉप थमा दिया गया छोटे छोटे रिफॉर्म्स करके, उसी में खुश, समझ रहे हो ना। हाँ, और जो कॉमन आदमी का जो समस्या था, जो कॉमन आदमी का जो प्रॉब्लम था, उसका तो कभी उठाया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि जानते को शुरुआत का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें जमींदार एलाइड क्लास लोग ज़्यादा हावी थे, समझ गए स्टूडेंट। हाँ, तो जो रियल जो सफरिंग फेस कर रहा है पीपल, उसका मुद्दा कभी बनाया ही नहीं, तो इसलिए कभी मास से जोड़ नहीं पाया मॉडरेट्स, ठीक है। इसलिए सपोर्ट नहीं मिल पाया, कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया, और एक्सट्रीमिस्ट भी अब बोलने वोकल हो गया है, बोला है कुछ नहीं होगा ये लोग से, कुछ नहीं होगा ये लोग से, हम ही लोग करना पड़ेगा, नया जनरेशन के लीडर से हम ही लोग करना पड़ेगा, आ करके दिखाया है, समझ लो। आखिर प्लेटफॉर्म तो सेम ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है, तो दो धारा का लोग सब तैयार हो गया उसके अंदर, समझ गए। देखो, एंड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ये भी समझना होगा हमें, बिल्कुल ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। एक को गाजर खिलाओ, यानी कुछ लोभ दो उसको, एक को मारो बढ़िया से। अब समझ में आ ही गया किसको गाजर खिलाने का बात होगा और किसको मारने का बात होगा। मॉडरेट्स क्या है, उसके फॉलोअर्स ब्रिटिश के, गाजर खिलाओ इसको, अपना ही आदमी, खिलाओ खिलाओ। और जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो वोकल है, बोलता है कि नहीं वेस्टर्न कल्चर कुछ नहीं, बेकार का चीज़ है, इंग्लिश क्या है, सुपेरियरिटी नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग भी आर्यन रेस से आते हैं, आर्य समाज को मानेंगे, हम नहीं मानेंगे ब्रिटिश को, हम एक्सट्रीमिस्ट क्या डंडा मारेगा उसको, सेडिशन से लगा दिया गया ना, हाँ, बीजी तिलक को रख दिया गया ना अंदर, फिर बीजी तिलक छूट के आए, फिर लगा दिया गया उनके अंदर, लाला लाजपत राय को भी सेडिशन में डाल दिया गया, तो वही राष्ट्रद्रोह मुकदमा। देखो यहाँ पे वॉइस रॉय उस समय क्यों, लॉर्ड मिंटो, वही लॉर्ड मिंटो जिसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, यही आदमी ना है जिसने पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम को भी दे दिया, यानी कि हिंदू मुस्लिम का जो बीज जो रियल में जो बोया है वो लॉर्ड मिंटो ही है। बताओ, मुसलमान के लिए आप अलग से इलेक्टोरेट दे दिए, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए, नहीं कि मुसलमान जो आबादी है मुसलमान को ही वोट देगा, तो एक कंट्री के अंदर ही आप सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रहे हो, बाद में जाकर बहुत भयानक बन जाएगा ये चीज़। तो मिंटो हो या उस समय के जो SOS है, बच्चे लोग बता चुके हैं ना, वॉइस रॉय और SOS, क्योंकि BOC और COD वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और 1858 के बाद जब क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ है,
तो ये नया नोमेनक्लेचर आया है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाएगा? वायसरॉय भी कहा जाएगा। हाँ, वहाँ वायसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का दोनों काम अलग है, पोस्ट एक ही है, आदमी एक ही है, मगर काम अलग होता है। समझ गए ना, पहले बता चुके हैं। ऐसे देखो इसने क्या कुछ रिफॉर्म्स दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। हाँ, तो इससे तुम्हारा मॉडरेट्स लोग बहुत खुश, हैप्पी दे, और मॉडरेट्स लोग खुश है कि ठीक है हम ब्रिटिश को कॉपरेट करेंगे और भी रिफॉर्म से बात करेंगे। चलो, तो इसको लॉलीपॉप तो दे दिया मॉडरेट्स लोग को। अब यहाँ पे देखो एक्सट्रीमिस्ट लोग, बताओ इसको पूरा दबा रहा है। जो विद्यार्थी लोग जो पार्टिसिपेट किए थे, याद करो, हाँ, उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जा रहा था ना, वंदे मातरम गाना मना है, नहीं गा सकते हो, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हो, लीडर्स को पकड़ पकड़ के अरेस्ट करके भेज दिया गया, काला पानी सब दूर भेज दिया गया उन लोग को। और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था उसको पूरा सप्रेस कर दिया गया, ताकि जो आइडियाज़ है लीडर्स का, नेशनलिस्ट का जो आइडियाज़ वो फैल ना सके। तो देख रहे हो उन्हें किस तरह कर्व किया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लिट्टन ने लाया था, रिपन ने हटा दिया था, फिर बाद में दूसरे तरीके से यहाँ पे लाया गया है ताकि प्रेस पे कर्व्ड हो। समझ गए ना? इससे क्या होगा बच्चों लोग? इससे तो आपको डायरेक्ट दिखेगा कि एक को ब्रिटिश क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही वैल्यू कर रहा है, और एक को ब्रिटिश क्या कुछ ज़्यादा ही दबा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और आपको लगेगा कि ये दोनों ही धड़ा के जो लोग हैं, गरम दल और नरम दल, यानी कि जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ये एक प्लेटफॉर्म में सर्वाइव करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, जैसे इस क्लास में तुम लोग पढ़ते हो स्टूडेंट, है ना, एक को बहुत ज़्यादा मान लिया जाए और एक को बिल्कुल भी नहीं माना जाए, तो डिफरेंस तो वहीं क्रिएट हो गया, डिफरेंस तो वहीं क्रिएट हो जाएगा इससे। समझे ना? यही हो रहा था, ब्रिटिश यही कर रहा था। आगे देखो, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन स्लाइड है ये, इसमें तुम लोग को समझ में आएगा हुआ क्या था। देखो, याद करो 1905 में डिक्लेयर हो गया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो के रहेगा, अक्टूबर 1905। तो वहाँ सेशन बना, हाँ, बनारस सेशन, याद है ना, गोपाल कृष्ण गोखले थे वहाँ पे, और इसने सपोर्ट किया, ठीक है एंटी पार्टीशन करेंगे, ठीक है एंटी पार्टीशन जो भी कर रहे हैं हम सपोर्ट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट तो चल ही रहा था ना, बहुत दिन से चल रहा था, 1903 से लेकर 1905 चल ही रहा था वो, और स्वदेशी मूवमेंट को भी हम स्वीकार करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग केवल यहीं तक बात नहीं था, एक्सट्रीमिस्ट और ज़्यादा चाह रहा था। वो बोला था ठीक है फॉरेन गुड्स तो बॉयकॉट करेंगे ही करेंगे, मैं उससे ज़्यादा कुछ करेंगे। तो इसके लिए तैयार नहीं था मॉडरेट्स इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। और एक्सट्रीमिस्ट का मानना ये भी था केवल बात बंगाल तक नहीं रहेगा, ये जो एजिटेशन है बंगाल तक नहीं रहेगा, ये स्वदेशी बंगाल तक नहीं रहेगा, पूरा भारत तक ले जाएंगे इसको, और बेस्ट मौका है, स्वराज पाके रहेंगे जब तक आज़ादी पूरा नहीं मिल जाता है। काय का डोमिनियन स्टेटस, पूरा आज़ादी लेंगे। आप बताओ थॉट प्रोसेस में कितना डिफरेंसेस। मॉडरेट्स का क्या है कॉन्सेप्ट, डोमिनियन स्टेटस का, जैसे कनाडा में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे न्यूजीलैंड में, उस तरह का सोच रखता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो मॉडरेट्स अपोज ऑल दिस आइडियाज। लेकिन बनारस सेशन में जब बात रखा तो दो तो चलो सपोर्ट कर दिया, रेजोल्यूशन भी बहुत ऊपर पास हो गया। मॉडरेट्स ने बोला कि नो, जो एक्सट्रीमिस्ट अपना मांग जो उठा रहा है कि स्वदेशी बाहर भी होगा, पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, केवल स्वदेशी तक बात नहीं रहेगा, उससे ऊपर जाएगा, हम विरोध करते हैं। कौन बोला? ये मॉडरेट्स लोग। गुस्सा हो जाएगा ना एक्सट्रीमिस्ट, है ना। देखो, तो अब ये कंफर्म था कि जो नेक्स्ट ईयर जो सेशन होने वाला है उसी में स्प्लिट हो जाता। मगर क्या हुआ कि उसमें जो प्रेसिडेंट जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। अब दादा भाई नौरोजी का हर कोई इज्जत करता है, ठीक है ना। अब वो इतने बड़े कद के लोग थे, दादा भाई नौरोजी मतलब बहुत बड़ा लीडर है, ठीक है ना। वो उनको यदि बैठा दिया गया, प्रेसिडेंट उनको बना दिया गया, तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता है, सीनियर मोस्ट लीडर है वो। तो इसलिए वो हुआ, देखो कि स्प्लिट अवॉइड हुआ है, किस लिए? क्योंकि दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बना दिया गया कलकत्ता सेशन में। दादा भाई नौरोजी कहाँ से आते थे? महाराष्ट्र से। और नियम क्या है कि जहाँ जहाँ होगा कॉन्फ्रेंस, वहाँ के लोग नहीं होंगे, बाहर के लोग होंगे, यही ना नियम था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने, सबने स्वीकार कर लिया। अब समझो, और चलो 1906 में सब रेजोल्यूशन पास हुआ। देखो ऐसा नहीं, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट का मांग का भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है। मैं बाद में जाके जब गोपाल कृष्ण गोखले बने, उसके बाद, हाँ शायद नहीं वो नहीं, रास बिहारी बोस जो बने इसके बाद जो बनेंगे सूरत में, तो बहुत सारे रेजोल्यूशन पे क्या किया, मना कर दिया। जैसे मान लो इसमें देखो, बात समझो, पहले 4 रेजोल्यूशन पास हुआ जब दादा भाई नौरोजी बैठे थे प्रेसिडेंट के रूप में कलकत्ता सेशन में। बोला ठीक है स्वदेशी बॉयकॉट भी होगा, ठीक है अपना नेशनल एजुकेशन भी होगा और सेल्फ गवर्नमेंट भी होगा, स्वराज भी होगा। तो ये खुश, एक्सट्रीमिस्ट लोग खुश हो जाएगा ना।
कि चारों रेजोल्यूशन पास हो गया। एक्सट्रीमिस्ट कहेगा कहीं ना कहीं हमारे बात को माना गया, खुश रहेंगे लोग। एक्सट्रीमिस्ट लीडर जान रहे हो, तिलक जी, लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र हो गए, अरविंदो घोष हो गए। यहाँ पे देखो बिल्कुल कल का ही ये जो पिछले क्लास में करवाए थे। मॉडरेट्स का क्या मांग था, एक्सट्रीमिस्ट का क्या मांग था? देखो मॉडरेट्स का जो गोल था वो कहते थे कि स्वराज चाहिए, मगर स्वराज कैसा, डोमिनेंट स्टेटस वाला, जैसे ऊपर में ब्रिटिश ही रहे, नीचे हम राज करें। एक्सट्रीमिस्ट क्या रहता था, कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए, हाँ सेक्रीफाइस से लेंगे हम। स्ट्रेटजी क्या था, स्वदेशी, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, स्वदेशी करना है, फॉरेन गुड्स ठीक है बॉयकॉट करेंगे, टोटली अपोज टू, हाँ मगर हम काउंसिल को अपोज नहीं करने जा रहे, काउंसिल में इंडियंस रहेंगे, क्योंकि काउंसिल में रिफॉर्म्स हम ही अपना मेहनत करके लाए हैं। ब्रिटिश को बोल बोल के वो उसने रिफॉर्म्स दिया है, वो हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं, समझे ना। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होगा और बंगाल तक ही सीमित रहेगा मूवमेंट सब, स्वदेशी मूवमेंट सब। बट जो एक्सट्रीमिस्ट है वो क्या कहता है कि ठीक है जितना भी स्ट्रेटेजी है मॉडरेट्स का वो तो अपनाएंगे, मगर गवर्नमेंट स्कूल भी हम वो बॉयकॉट करेंगे, लॉ कोड भी बॉयकॉट करेंगे, काउंसिल भी बॉयकॉट करेंगे, और जितना गवर्नमेंट टाइटल मिला है उसको भी बॉयकॉट करेंगे, उसको भी लौटा देंगे। टाइटल मिलता था ना नाइटहुड का, है ना, बहादुर का, राजा का, इस तरह का, वो भी लौटा देंगे। एक तरह से अभी कह सकते हो कि पद्मश्री, भारत रत्न लौटाने के बराबर है वो सब चीज़। बहुत बड़ी बात है ना कि एक सिटीजन ने लौटा दिया। देखते हो ना बीच में कितना हवा क्रिएट हुआ था, बहुत सारे फिल्म स्टार सब लौटा रहे थे, हाँ एक अटेंशन क्रिएट होता है। पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे जी, ऑर्गेनाइज तरीके से हम ब्रिटिश को वो करेंगे, ब्रिटिश को अपोज करेंगे कि काम ही करने नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है। और नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा। तो बड़ा डिमांड है एक्सट्रीमिस्ट का, है ना, बड़ा डिमांड है जी। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये सूरत का सेशन है, बढ़िया समझना, ये सूरत का सेशन है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो रास बिहारी घोष। 4 रेजुलेशन पास हुआ था दादा भाई नौरोजी के टाइम में। एक्सट्रीमिस्ट लोग खुश थे उससे कि चलो भाई हमारा बात माना है मैक्सिमम बात, मगर वो 4 रेजुलेशन में, है ना, 4 रेजुलेशन टू बी ड्रॉप्ड। बताओ, वो चारों रेजुलेशन को ड्रॉप कर दिया गया। अब क्या, व्हाट डज इट, क्या होगा इसका मतलब, सोचो तो। एक्सट्रीमिस्ट लोग भोकल हो जाएंगे अब कि भाई दादा भाई नारोजी के टाइम में तो आप चारों रेजुलेशन में ओके किए थे, हो सकता है उधर से ब्रिटिश का प्रेशर आया हो, समझ रहे बात को ना। चारों रेजुलेशन जो लिया गया उसको ड्रॉप करके 2 नया चीज इसमें ऐड किया गया, वो भी देखो क्या है। सेल्फ गवर्नमेंट होना है, स्वराज तो लेना है, मगर किसका, डोमिनेंट स्टेटस वाला, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, नंबर 1। और दूसरा क्या है, तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होना चाहिए। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका तो पूरा मॉडरेट का है, अब एक्सट्रीमिस्ट मानने वाला नहीं है ये। आ रहा है समझ में ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, बात खत्म हो गया। अब लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, दोनों अलग होगा ही होगा, बात समझे ना। रास बिहारी इसलिए पूछेगा तुम लोग क्योंकि सूरत स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, समझे कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में एक दीवार खड़ा हो गया। तो देखो ओपिनियन क्या था बताओ। अब मॉडरेट्स लोग का भी ओपिनियन जो है ना बहुत ही खतरनाक ओपिनियन है। देखो एग्जांपल देखो, ये लोग, अब इन लोगों को लगने लगा कि एक्सट्रीमिस्ट का एसोसिएशन का मतलब है कि हम डेंजरस वाटर में प्रवेश कर रहे हैं, डेंजरस वाटर के अंदर घुस रहे हैं। इसका मतलब ये लोग को भी अब एक्सट्रीमिस्ट पे डर लगने लगा कि एक तो हमको लॉलीपॉप दे रहा है इधर से ब्रिटिश, और एक्सट्रीमिस्ट से ज़्यादा दोस्ती करेंगे ना तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। और ये बहुत रेडिकल लोग सब है, ये लोग सब, इस तरह नहीं चलेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस तरह का सोच। काउंसिल रिफॉर्म्स में तो अपॉर्चुनिटी मिल ही रहा है इंडियंस को, ताकि इंडियंस पार्टिसिपेट करें एडमिनिस्ट्रेशन में, काउंसिल में, हाँ ब्रिटिश दे ही रहा है, समझे ना। और अभी इस तरह का प्रयास करना कि स्वदेशी मूवमेंट केवल बंगाल नहीं बाहर भी, तो जो भी हम प्रयास किए हैं, ठीक है, उससे ब्रिटिश क्या हो जाएगा, जो भी प्रयास किए जिससे ब्रिटिश हमको रिफॉर्म्स देने वाला है, ब्रिटिश घुसा जाएगा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो जाएगा ब्रिटिश से, है ना। देखो एन अफ्रेड दैट कांग्रेस बिल्ड केयर, बताओ ये कांग्रेस को चलाने में 20 साल मेहनत लगा है। 1885 से हम लोग एक ईंट डाल के यहाँ पे पहुँचे हैं, हाँ। और यदि एक्सट्रीमिस्ट का जो एक्टिविटी है तो कहीं कांग्रेस ये पार्टी खत्म ना कर देगी। अब बाद में जानते हो कांग्रेस पार्टी को इलीगल पार्टी घोषित कर ही दिया था बाद में सीडीएम के बाद, तो समझ रहे हो बात को, ठीक है। ये मॉडरेट्स का मानना है। अब देखो एक्सट्रीमिस्ट, देखो एक्चुअल में सेशन होना था नागपुर में, बच्चे लोग, और नागपुर का मतलब होता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का मतलब होता है बीजी तिलक, समझे ना। तो बीजी तिलक तो पावरफुल है आदमी, यदि नागपुर में होता तो एक्सट्रीमिस्ट लोग आगे चला जाता, इसलिए नागपुर में ना होकर सूरत में हुआ ये सेशन। एक्चुअल में कहाँ होने वाला था, नागपुर में, क्यों। और यदि नागपुर में होता तो कायदे से देखो बच्चे लोग,
कायदे से प्रेसिडेंट बनना चाहिए था, या तो तिलक जी को बनना चाहिए था या लाला लाजपत राय को बनना चाहिए था। मैं बनाया किसको? मॉडरेट्स को, वही रास बिहारी घोष को। इस चीज़ को लेकर भी गुस्सा था, इस चीज़ को लेकर भी गुस्सा था। अब तिलक जी को बनना चाहिए था या लाला लाजपत राय को बनना चाहिए था प्रेसिडेंट। एक तो उसको नहीं बनाया, मॉडरेट्स को बनाया। मॉडरेट्स को इसलिए बनाया गया ताकि वो अपने हिसाब से रेजुलेशन पास कर सके। और उसने क्या किया कि जो चारों रेजुलेशन जो पहले पास हुआ था कलकत्ता सेशन में 1906 में, और चारों को ड्रॉप करके दो नया बना दिया। दो नया, वो भी मॉडरेट, दोनों मॉडरेट का ही है, देखो ठीक से। हाँ, डोमिनियन स्टेट वाला मॉडरेट का कब से बोल रहा है वो, और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका वो मॉडरेट का ही है। तो देखो एक्सटेंड बॉयकॉट एंड स्वदेशी बियॉन्ड बंगाल, एंड वही इसका जो मांग है, बोला नेशन वाइड होना चाहिए, पैसिव रेजिस्टेंस होना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट थॉट एट पीपल हैड बीन अरोज, बोला कि अब हो गया, समय आ चुका है, पीपल लोग जग चुके हैं, ब्रिटिश को खदेड़ देंगे यहाँ से। ठीक है, मॉडरेट्स, ये मॉडरेट्स की वजह से मूवमेंट ड्रैग हो रहा है ना। ये मॉडरेट्स रहता है, और अब यदि मॉडरेट्स नहीं रहता तो मूवमेंट बहुत आगे निकल जाता है। ये मॉडरेट्स की वजह से मूवमेंट रुक रहा है। यानी कि दोनों जो दल है एक दूसरे के बारे में बहुत कड़क प्रतिक्रिया रख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट का साथ का मतलब है कि डेंजरस वाटर में प्रवेश करना, और ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मॉडरेट्स के रहने की वजह से मूवमेंट नहीं चल पाएगा। तो इसलिए देखो इन लोग क्या बोला कि सो दे थॉट दैट इट वाज नेसेसरी टू पार्ट अवे, इसलिए मॉडरेट्स से हट जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सूरत स्प्लिट। समझ गए विद्यार्थी लोग? देखो, तो सूरत सेशन 1907 जब रास बिहारी बोस थे, देखो कन्फ्रंट्रेशन हो गया। दोनों में हार्डलाइनर प्रेजेंट है, बोला है हार्डलाइनर जो झुकने के लिए तैयारी नहीं। एग्जाम्पल देखो, हार्डलाइनर देखो दोनों साइड में है। अरविंदो घोष इस तरफ से एक्सट्रीमिस्ट, उधर से फिरोज शाह मेहता मॉडरेट्स। तैयारी नहीं है, दोनों रिजिड है अपने पोजीशन पे कि नहीं हमारा बात होगा तो हमारा बात होगा। कोई रूम ही नहीं मिला, कोई स्पेस ही नहीं मिला कॉम्प्रोमाइज़ करने का, हो गया स्प्लिट। इसी को बोलते हैं सूरत स्प्लिट। मगर देखो बच्चे लोग, इसको बोलते हैं आधा दिमाग। जब अभी आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस नया नया है, 1885 में बना ना, और आते आते 20 साल में आते आते टूट गया। और लड़ना है, जो लड़ना है वो ब्रिटिश से लड़ना है, चाहे वो मॉडरेट्स को लड़ना हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट को लड़ना। लैक ऑफ विजन है कि नहीं है? टूटने का मतलब क्या हुआ कि आप कैसे लड़ पाओगे इससे? साथ में रहते तो ज़्यादा बेटर लड़ पाते। तो इससे डायरेक्ट दिखता है कि लैक ऑफ विजन था दोनों के अंदर, खाली केवल मॉडरेट्स के अंदर नहीं, दोनों के अंदर लैक ऑफ विजन था। अब बताओ, एक्सट्रीमिस्ट ये चीज़ महसूस नहीं कर पाया कि मॉडरेट बहुत जरूरी है। अच्छा, मॉडरेट बहुत जरूरी था कि नहीं था? मॉडरेट इसलिए जरूरी था क्योंकि मॉडरेट लॉयल था ब्रिटिश को लेकर। अच्छा, कुछ भी एक्सट्रीमिस्ट करता है वो बच सकता था मॉडरेट्स के द्वारा, क्योंकि मॉडरेट्स का एक तरह से फिल्टर के रूप में काम करता है, एक लाइटिंग कंडक्टर के रूप में काम करता है, जो एओ होम काम करते थे कभी, क्योंकि मॉडरेट्स वेरी लॉयल टू द ब्रिटिश। यदि कुछ एक्सट्रीमिस्ट कुछ करेगा भी तो मॉडरेट्स बचा देगा उसको। अब यदि दोनों हट जाएगा तो डायरेक्ट बात गिरेगा तुम्हारा एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। देखो ये चीज़ रियलाइज नहीं कर पाया एक्सट्रीमिस्ट लोग। देखो वही लिखा गया, एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट रियलाइज दैट द मॉडरेट्स कुड एक्ट एज देयर फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन। समझ में आ रहा है? ये ब्रिटिश इसको दबाना चाहता है, तो यदि मॉडरेट्स साथ में होता तो नहीं दबा पाता, वो फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम करता मॉडरेट्स। और क्या हुआ? मॉडरेट्स से हट गए। अब एक ही बार में आपके ऊपर लाठी चार्ज होगा, अब एक ही बार में आपको दबाया दिया जाएगा। और मॉडरेट भी मॉडरेट का भी गलती हुआ। क्या गलती हुआ कि काउंसिल जो रिफॉर्म ब्रिटिश दिया है वो खाली लॉलीपॉप दिया था उसको ठगने के लिए। अब मॉडरेट को क्या लग रहा था कि बहुत कुछ गिफ्ट दे दिया। अरे वो आपको जानबूझ के कैट और स्टिक पॉलिसी से आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो दोनों के अंदर विजन का कमी था। यदि दोनों एक साथ में आते, यदि हार्डलाइनर नहीं होता, साथ रहते, तो शायद भारत में इंडियन नेशनल मूवमेंट अलग तरीके से होता, या बहुत जल्दी हमें आज़ादी मिल जाता, या ब्रिटिश के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता, या बहुत जल्दी रिफॉर्म्स आ जाता, ये सब चीज़ होता। समझे? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नाइदर साइड रिलाइज इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया रूल बाय अ स्ट्रॉन्ग इम्पीरियलिस्ट पावर, ओनली अ ब्रॉड बेस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट कुड सक्सीड। इतना विशाल भारत जहाँ पे कॉमन एनिमी ब्रिटिश है, और वहाँ पे अकेले अकेले लड़ोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। यदि ये लोग साथ में होते तो बहुत अच्छे से फाइट कर सकते थे ब्रिटिश को, जो कि वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विजन। विजन है, दृष्टि कमी। आगे देखो, थोड़ा बिपिन चंद्र पाल के बारे में पढ़ लो। इनको कहा जाता है फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट। ठीक है, इनका देखो वीकली जो था मैगजीन परिदर्शक। बताओ, ये अपना करियर जो स्टार्ट किए थे मॉडरेट के रूप में ही स्टार्ट किए थे विद्यार्थी लोग। ये भी नरम दल के ही थे शुरू में।
बट खुश नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स से, ठीक है। और जैसे ही पार्टीशन हुआ बंगाल का, उसके बाद इन्होंने मूड बदल दिया अपना, और इनको लग गया कि ब्रिटिश कोई काम का नहीं है, ब्रिटिश से विरोध करने की आवश्यकता है, इसलिए ये भी रेडिकल प्रोटेस्ट में अपने आप को शामिल कर लिए, और कह सकते हो कि ये क्या बन गए, एक्सट्रीमिस्ट बन गए। हाँ, बाद में वही बात है कि जैसे अरविंदो घोष अपना एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर गए, ये भी कर गए। जब ये ऐसे लोग सब, बिपिन चंद्र पाल सब लोग सब एक्सट्रीमिस्ट से, इनके एक्सट्रीमिस्ट के रूप में यदि पार्टी वो निकल जाएंगे पॉलिटिक्स से, तो जाहिर सी बात है जो मूवमेंट है उस पर असर पड़ेगा, और पड़ा है, समझ रहे हो ना। तो जो फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट है वो किनको कहा जा रहा है, बिपिन चंद्र पाल को कहा जा रहा है स्टूडेंट। लाला लाजपत राय देखो, इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। याद करो आर्य समाज का बहुत फ्रैक्शंस था, जो एक तुम्हारा वहाँ पे कॉलेज जो फ्रैक्शन था उस तरफ लाहौर की तरफ, ठीक है, उसके लीडर थे ये। इनको बर्मा में भी डिपोर्ट कर दिया गया था वो पकड़ के 1907 में। उसके बाद रिलीज होकर यूनाइटेड स्टेट्स गए थे, वहाँ पे भी रुकने वाले आदमी नहीं थे। वहाँ पे भी इन्होंने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका बनाया था, यही यूपीएससी में 1 साल का क्वेश्चन है। कौन आदमी है जिन्होंने इंडियन होम रूल लीग बनाया था अमेरिका में? तो तुम लोग को होम रूल मूवमेंट बोलेंगे, हाँ वही ना जी, होम रूल मूवमेंट है ना जी। एनी बेसेंट भी बनाया और तिलक भी बनाए हैं, तो तुमको इंडिया का जरूर याद रहेगा। मगर विदेश में जाकर जो बनाने वाले जो शख्सियत है वो और कोई नहीं, लाला लाजपत राय है। बहुत मैंने पहले ही बोला था, हमारे फ्रीडम फाइटर बहुत पढ़े लिखे लोग सब होते थे, समझे, समझ में आ रहा है ना। तो यूएस में जाके, अमेरिका में जाकर 1917 में उन्होंने इंडियन होम रूल बनाया था। इनका न्यूज़पेपर देखो पंजाबी आता था, ये किताब लिखे थे जिस किताब का नाम है अनहैप्पी इंडिया। और देखो साइमन कमीशन में क्या हुआ जान रहे हो ना, वही लाठीचार्ज हुआ ना, बेचारे घायल हो गए, उसके बाद मर गए। आगे अरविंदो घोष बहुत बड़ा शख्सियत है, बहुत बड़ा शख्सियत है, 1872 to 1950। देखो बच्चे लोग, अब देखो ये भी बहुत बड़े क्रिटिक्स थे मॉडरेट्स नेशनलिज्म का, ठीक है, उनके पॉलिसी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। और ये एक आर्टिकल्स लिखते, स्टूडेंट बहुत आर्टिकल्स लिखे, जिसमें देखो शीर्षक जो था, शीर्षक समझ रहे हो ना, जो टाइटल जो था, वो टाइटल क्या था, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इसका मतलब किसको, नया दिया है ओल्ड के लिए। किसके ओल्ड का मतलब क्या, मॉडरेट्स के लिए। मॉडरेट्स को कोसते थे अपने आर्टिकल्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन अब देखो पैसिव रेजिस्टेंस का बात इन्होंने अपने आर्टिकल्स वंदे मातरम में उठाया था। पैसिव रेजिस्टेंस वही ब्रिटिश का जो कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम है, स्कूल है, कॉलेज है, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से बॉयकॉट करना, यही हुआ पैसिव रेजिस्टेंस। प्रिंसिपल रह चुके बच्चे लोग बंगाल नेशनल कॉलेज, याद है जो शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर का था, उसी लेवल पे ये बनाया गया था ना स्वदेशी के टाइम में, उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी याद है, जुगांतर पार्टी सब, हाँ, अंशुलन समिति सब, यहाँ पे देखो सभी लोग अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में ये भी फंसे थे। थैंक्स टू CR दास, वो बचा लिए थे, याद है, बिल्कुल। आफ्टर रिलीज, इसके बताओ जब रिलीज़ हुए, ये रिलीज़ हुए तो उसका फिर पॉन्डिचेरी चले गए, और उसके बाद इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से छोड़ दिया। उसके बाद ये स्पिरिचुअल दुनिया में चले गए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए, ठीक है, मेडिटेशन की तरफ चले गए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ चले गए, एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिए। आगे देखो, बीजी तिलक, बच्चे लोग जानते हो ना बीजी तिलक, हाँ, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। वैलेंटाइन चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल देखो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है, ये इनके मित्र हैं, ठीक है, इनके दोस्त हैं। होम रूल मूवमेंट पढ़ने वाले हो नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट लेक्चर में, तो क्या हुआ था कि वैलेंटाइन जो चिरोल है, समझो ये बहुत अच्छे मित्र हैं, इनका केस लड़ने के लिए लंदन गए थे। ये लॉयर है बीजी तिलक लॉयर भी है स्टूडेंट। वो तिलक जी गए थे बाहर केस लड़ने के लिए, तो मूवमेंट यहाँ पे होम रूल मूवमेंट खत्म हो गया था, क्योंकि लीडरलेस हो गया था मूवमेंट, ठीक है। तो वैलेंटाइन चिरोल क्या कहते हैं इनके बारे में कि ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, जो पहली बार स्वराज को डिमांड किया है। और स्वराज कितना बड़ा शब्द बना आने वाले समय में, तो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया है, बीजी तिलक। यही बीजी तिलक है जिसने गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, यही बीजी तिलक है जिन्होंने शिवाजी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, और यही बीजी तिलक है जिनका आर्टिकल पर के चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया वो भी तुम लोगों को पता है। और फिर सेडिशन का लगा था इनको, देखो तो 1884 में, ठीक है, क्या डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बना था, ये बीजी तिलक ही बनाए थे, और भी शख्सियत थे इसमें, गोपाल गणेश अगरकर थे। और बाद में देखो फर्गूसन कॉलेज भी बना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज, फर्गूसन कॉलेज भी बना।
इनका कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है। दूसरा क्या है कि नो रेवेन्यू कैंपेन चला था जब महाराष्ट्र में फेमिन अटैक हुआ, वहाँ पे सूखा पड़ गया, तो जानते हो ना, यदि सूखा पड़ गया तो हम नहीं देंगे रेवेन्यू ब्रिटिश को, तो उस मूवमेंट को भी लीड किए थे। देखो इन्होंने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को भी यूज़ किया था, वही मास स्ट्रगल करने के लिए शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया था। 2 न्यूज़पेपर लिखते थे जी, एडिटर थे उसके, वही मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में, याद है ना तुम लोग को? हाँ, और होम रूल लीग ये भी बनाए थे विद्यार्थी लोग, भारत में बनाए थे 1916 में, और एनिमेशन भी बनाई थी भारत में। आगे देखो, तो बोला इतना सुंदर लोग सब कैसे फेल कर गया, फिर एक्सट्रीमिस्ट लोग कैसे फेल कर गए? कुछ तो कमी रहा होगा ना स्टूडेंट। देखो ये अलग बात है कि वो लोग बिलीव करते थे मास एजिटेशन में, सही बात है कि मासेस जुड़े, मगर क्या रियलिटी में वो मासेस जुड़ पाया, सवाल ये है। तो अभी भी रियल मासेस नहीं जुड़ पाया उनके संघर्ष में, ना ही पीजेंट जुड़ पाया ठीक से, ना ही लेबरर जुड़ पाया, और ना ही वर्कर जुड़ पाया जिस लेवल पे जुड़ना चाहिए था। दूसरी बात है कंसिस्टेंसी में लैगिंग है, जो कंसिस्टेंसी के साथ जो बढ़ना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं बढ़ पाया। और दूसरी बात है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर्स के बीच में ही डिफरेंसेस है। अब स्वराज, अब मैंने कहा ना कि स्वराज शब्द बहुत वेग रहा है शुरू में, स्वराज को सब अलग अलग लीडर अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा कि मॉडरेट्स को स्वराज का मतलब क्या समझ में आता था? वो लोग कहते थे स्वराज का मतलब डोमिनियन स्टेटस, यानी कि ऊपर ब्रिटिश एम्पायर रहे और हम लोग नीचे रूल करें, ये तो हम समझते हैं मॉडरेट्स का। इनफैक्ट एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर है, बढ़िया सुनो, एक्सट्रीमिस्ट लीडर के अंदर भी डिफरेंसेस स्वराज को लेके। एक को पूछोगे कि स्वराज का मतलब क्या है तो वो अपना ही वर्जन सुना रहा है, और दूसरे को पूछोगे तो वो अपना ही बोल रहा है। जब तक आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो चीज़ ही तय नहीं है तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? फिर एग्जाम्पल देखो, बीजी तिलक का मतलब, बीजी तिलक कहते थे स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, खुद ही रूल करना। अरविंदो घोष का मतलब, अरविंदो घोष स्वराज किस तरह देखते थे? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हालांकि मतलब कहोगे तो एक ही है, मगर डेफिनेशन तो 2 अलग है। ये एक को तिलक जी बोल रहे हैं कि स्वराज का मतलब क्या है? सेल्फ, खुद हम रूल करेंगे, खुद रूल करेंगे। अरविंदो घोष क्या बोले? स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बात घूम फिर के एक ही जगह पहुंचेगा, मगर जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में अंतर है। एक खुद रूल करना हुआ और एक क्या हुआ? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दोनों में अंतर है, कहीं ना कहीं दोनों एक ही चीज़ भी है, आगे जाके देखोगे तो। इसका मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर है वो भी स्वराज को लेके क्लियर नहीं है कि स्वराज का मतलब क्या है, क्या चीज़ के लिए हम फाइट कर रहे हैं, समझे? देखो यहाँ पे दूसरी बात है, देखो जितने भी अधिक से अधिक जो बीजी तिलक टाइप के लोग हुए हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग, ये सब रिलीजियस चीज़ को यूज़ कर रहे थे, रिवाइवलिस्ट चीज़ को यूज़ किया। याद करो आर्य समाज सब क्या किया, शुद्धि मूवमेंट चला दिया ना, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, उससे मुस्लिम लोग पे इम्पैक्ट पड़ा। देखो यहाँ पर वही बात है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि एज ऑफ कंसेंट वही 1891 में जो आया था ब्रिटिश के द्वारा, उसको अपोज कर दिया था तिलक ने, ये बोलते हुए कि हम रिफॉर्म्स को लेकर अपोज नहीं कर रहे हैं, हम ब्रिटिश को लेकर अपोज करें, क्योंकि ब्रिटिश को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत था, नंबर 1। दूसरी बात है गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल चला दिया, और एंटी काउ किलिंग कैंपेन ये भी सपोर्ट किया, यानी कि काउ का हत्या नहीं होना चाहिए। बात सही है। अब काउ का हत्या नहीं होना चाहिए, इस तरह का यदि कोई कैंपेन चला रहा था, डायरेक्ट तुम किसको, किस कम्युनिटी को तुम टारगेट कर रहे हो? आ गया समझ में? इस्लाम को, मुस्लिम को। तो वही बात है, नहीं आएगा फिर देखो मुस्लिम इससे वो हो जाएगा, खफा हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल देखो, अरविंदो घोष देखो, वो कहते थे कि हिंदू नेशन, हिंदू इंटरेस्ट, ये सब बोलते थे। वही हिंदुस्तान, हिंदू नेशन। जब हिंदू नेशन बोलोगे, हिंदू 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 बार बार करोगे, तो जो मुस्लिम आबादी है वो आपसे डिटैच हो जाएगा। क्यों आएगा आपके पॉलिटिकल रैली में? तो कायदे से क्या होना चाहिए? सबको लेके चलो। गांधी जी बहुत चला, गांधी जी इसलिए खिलाफत इशू भी गांधी जी उठा दिए थे, जान के हैरान हो जाओगे। खिलाफत कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट गांधी जी थे। ये सोचने वाली बात है। गांधी जी चलाक थे। हालांकि गांधी जी को मना किया गया था कि आप खिलाफत इशू आप मत लीजिए, एनसीएम को खिलाफत से मत जोड़िए। बोले नो नो, बेस्ट टाइम है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये लगा। हाँ, मगर ये बात है कि लंबा नहीं चल पाया वो चीज़। अनहेल्दी रिलेशन देखो ऊपर, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन विच लेटर सोर्ट। देखो वही बात, पॉलिटिक्स में इस तरह का जब रिलीजन का एलिमेंट लाओगे
तो बाद में कम्युनलिज्म ही बढ़ेगा, हिंदू मुस्लिम वाला बात ही बढ़ेगा। अब बाद में देखते हो ना कितना कुछ बढ़ा है आगे। उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग बना कि नहीं बना, मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया कि नहीं दिया, वो आगे जा जाके आगे जाके 1947 में इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये भी रीज़न है कि एक्सट्रीमिस्ट फेल कर गया। हाँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है ही, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। इस लेवल पर मास एजिटेशन कब हुआ, कभी नहीं हुआ है। जिस लेवल जितने भी जनता जुड़े हैं वो भी काफ़ी थे। देखो, तो पहली बार नेशनल मूवमेंट को एक मास कैरेक्टर मिला है। जो स्वदेशी मूवमेंट 1906 में लॉन्च हुआ है, हम कह सकते हैं फर्स्ट मास मूवमेंट है पूरा हमारे भारत के हिस्ट्री में, समझे ना। जहाँ हमने ब्रिटिश राज को अपोज किया था सभी लोग मिल के, तो अपने आप, हाँ ये अलग बात है कि आने वाले समय में इससे भी बड़ा मास एजिटेशन होगा। हाँ, एनसीएम इससे बड़ा होगा, पहली बार हुआ है ना जी, बेस तैयार हो रहा है। दूसरी बात है कि देखो इतना प्रेशर क्रिएट किया एक्सट्रीमिस्ट लोग और समहाउ रेवोल्यूशनरी लोग सब भी, जिसके वजह से ब्रिटिश को दिल्ली दरबार के टाइम में याद है ना क्या करना पड़ा, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको क्या खारिज करना पड़ा कि नो ठीक है पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं हुआ है, हम खारिज करते हैं। फिर बंगाल एक हो गया, फिर बंगाल एक कर दिया गया है विद्यार्थी लोग, जो ईस्ट बंगाल जो वेस्ट बंगाल बोलते हो ना, फिर एक बंगाल कर दिया गया। इसका मतलब किस लेवल में प्रेशर क्रिएट किया है एक्सट्रीमिस्ट लोग ने। तो द प्रेशर कॉज्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स फॉर द ब्रिटिश लीडर्स टू हैसन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म। बताओ, इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि फटाफट रिफॉर्म्स करना पड़ा। 1909 का जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स या मोंटागू चेंज फॉर रिफॉर्म्स 1919 का हो, ये लेके आना पड़ा। और ये अलग बात है, ब्रिटिश है बाबू, रिफॉर्म्स भी लेके आएगा तो अपने हिसाब से लेके आएगा, वो थोड़ा लॉलीपॉप भी देगा, थोड़ा ऐसा भी वही कैट और स्टिक पॉलिसी वाला भी चीज़ करेगा, डिवाइड एंड रूल वाला चीज़ भी लेके आएगा वो। नेशनल मूवमेंट अज्यूम कम्प्रहेंसिव आउटलुक। देखो अब तो बहुत बड़ा है ये, कम्प्रहेंसिव आउटलुक है, क्यों नहीं, हम बहुत सारा लोग उसमें जुड़े हैं, अलग अलग तबका के लोग जुड़े हैं, तो कह सकते हो कि रियल, हम कह सकते हैं कि ये रियल पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ है, समझे। और उतना ही नहीं, ब्रिटिश रूल के वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया में, उसको भी उसने क्या किया है, लोगों तक पहुंचाया है मैसेज। सोशो कल्चरल क्या इम्पैक्ट हुआ है ब्रिटिश राज की वजह से, वो भी मैसेज लोगों में पहुंचाया है। तभी तो हम स्वराज को लेकर चले, तभी तो हम स्वदेशी पे काम किए। स्वराज एज अ मैटर ऑफ प्राइड, बर्थ राइट ऑफ एवरी इंडियन। बताओ, स्वराज घर घर घूम रहा है ये कॉन्सेप्ट, कितना पॉपुलराइज कर दिया गया। आखिर ये स्वराज के लिए गांधी जी भी लड़े हैं बाद में जाके, तो स्वराज शब्द तो बहुत फेमस हो गया, लोग को लगा हाँ अच्छा फ्रीडम ही मिल सकता है क्या। हाँ, नए टेक्निक्स ऑफ मास स्ट्रगल एक्सट्रीमिस्ट लोग ने तैयार किया कि नहीं किया, बताओ। तो पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन, यहीं से तो गांधी जी उसको यूज़ करेंगे, समझे बच्चे लोग। तो लगभग क्लास ख़त्म हो चुका है। वाई मॉडरेट्स वेर रेडी टू स्प्लिट विथ एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल जो बताए हैं हम सब वही लिखा गया है वहाँ पे, पढ़ लोगे, एवरीथिंग रिपीटेटिव है। देखो सेम चीज़ वही जो पढ़े हैं, जो बताए ना मॉड्यूल में, सब वही है वहाँ पे, समझ गए। देखो मैं फिर पढ़ देता हूँ, सब समझ गए हो, मैं बस वर्बली पढ़ देता हूँ। देखो, moderates were not in favor of extending the movement beyond Bengal and were totally opposed to boycott of councils and similar association. Moderates were not happy with the extra constitutional methods of extremists. The moderates, encouraged by the news of council reforms, and decided to turn down the कलकत्ता प्रोग्राम। कलकत्ता प्रोग्राम में जो रखा गया था उसको टर्न डाउन किया कि नहीं किया दूसरा, कहाँ पे, सूरत में। Moderates thought that it would be dangerous at that stage to associate with the extremists, as it felt that their anti-imperialist agitation would be ruthlessly suppressed by the mighty colonial forces. आ रहा है समझ में ना। The moderates saw in the council reforms an opportunity to realize their dream of Indian participation in the administration. Any hasty action by the Congress, the moderates felt under extremist pressure, was bound to annoy the liberals then in power in England. यानी कि लोग गुस्सा जाएंगे, कोई भी फटाफट कोई भी एक्शन करोगे तो यहाँ के लोग भी गुस्सा जाएंगे, और जो इंग्लैंड में जो बैठे लोग हैं वो भी गुस्सा जाएंगे, और जो भी लॉलीपॉप मिल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। समझ गए बच्चे लोग। अब इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। देखो कि एक्सट्रीमिस्ट लोग क्यों खुश नहीं थे मॉडरेट से, तो आंसर पता है ना, स्ट्रैटेजी समझ गए ना। आए करो पढ़ लेना, उतना समझ में आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाँ ये मैं पढ़ के बता देता हूँ क्योंकि ये ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चंस।
अच्छा, एक क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट वेर मोर पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव देन मॉडरेट्स। कैसे कह सकते हो ये बात, इलुसिडेट कि एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव है। अच्छा, पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, ये पहले जानना पड़ेगा, तभी आंसर दे पाओगे इसका। तो ये हटके है, अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ उससे हटके। देखो पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीमिस्ट देखो तो उसका सोशल बेस ज़्यादा है। इसमें यदि आपके आइडियोलॉजी में ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो आप पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव हो, सिंपल बात। आप ज़्यादा लोग का मुद्दा उठा पा रहे हो, आप ज़्यादा लोग के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव है एज कम्पेयर टू योर मॉडरेट्स। समझ गए, नंबर वन। दूसरा देखो, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन भी केवल ट्रिपल पी तक ही सीमित नहीं था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स भी था। देखो उसमें पर्सनल सेक्रीफाइस का बात था, उसमें कॉलेज बनाने का बात था, उसमें स्वदेशी का बात था, उसमें बॉयकॉट का बात था, बहुत सारा चीज़ सब। पैट्रियोटिक फीलिंग था जी, उसमें पैट्रियोटिक कॉमरेड वाला था कॉन्सेप्ट कि देश का आज़ादी बलिदान भी दे सकते हैं देश के लिए। एक्सट्रीमिस्ट सेटिस्फाइड नहीं था ब्रिटिश रूल्स से, समझा, वो लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, वो स्वराज मतलब डोमिनेंट स्टेट सोच के नहीं चल रहा था। जिसका लक्ष्य इतना बड़ा हो तो वो पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव है। पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव मतलब क्या है, पॉलिटिकली कितना आप एक्टिव हो, पॉलिटिकली एक्टिव मतलब कितना मुद्दे को उठा पा रहे हो, अपने विजन में कितना क्लियर हो, आप चाहते क्या हो, आप कितने लोग को जोड़े हो, सभी में तुमको एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा दिखेगा। और ऐसे भी जो स्वदेशी मूवमेंट गया है, लाल लाजपत ले गए, चिदम्बरम पिलाई ले गए नीचे, सब एक्सट्रीमिस्ट लोग ही थे ना। तो moderates had outlived their utility and their politics of petition speeches had become obsolete। जो ये moderates का जो ट्रिपल पी वाला जो था वो बहुत पुराना आदम जमाने का था, उससे कुछ नहीं भारत को लाभ होने वाला था। दे फेल टू गेट द सपोर्ट, इसलिए जो सेकेंड जनरेशन, जो यंगर जनरेशन वाले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर बने, वो कभी सपोर्ट नहीं कर पाए मॉडरेट्स को। इवन द प्रोपोगंडा जो मॉडरेट्स उठा रहा है वो मासेस तक पहुंचा भी नहीं कि मॉडरेट्स कर क्या रहा है, क्योंकि मॉडरेट जो कर रहा था वो चैम्बर हाउस में कर रहा था, वो डिस्कशन हॉल में कर रहा था, ना ही इसने ऑल इंडिया कैंपेन को सपोर्ट किया है। बस पॉलिटिक्स एक तुम्हारा पार्ट टाइम एक्टिविटी बन के रह गया था उसका, खाली ब्रिटिश को खाली परसुएड करता था, मैं ब्रिटिश देता भी था रिफॉर्म्स तो कितना, बहुत कम। तो कैसे हम कह सकते हैं कि मॉडरेट्स लोग ज़्यादा पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव था? हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि मॉडरेट्स का जो स्ट्रेटजी था वो बहुत ही नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी था, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था, ये हम कह सकते हैं। मैं यदि पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव का बात होगा तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट लोग ही होंगे, और एक्सट्रीमिस्ट भी वायलेंट नहीं है, नॉन वायलेंट ही है। एंड एक्सट्रीमिस्ट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम रेवोल्यूशनरीज। उसे भले ही दोनों मिलिटेंट क्लास से आते हो, मगर दोनों का स्ट्रैटेजी अप्रोच में अंतर है विद्यार्थी लोग। तो ये सभी फैक्ट को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट वर मोर पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव दैन मॉडरेट्स। आया समझ में ना? कंप्लीटेड।